इंडियन बाजार आज थोड़ा डाउन देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर एक अप मूव भी हमें देखने को मिलता है। जो ग्लोबल मार्केट है इसके हाल भी आज की डेट में तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रहे हैं, और जो ब्रेंट क्रूड है वो $72 पर बैरल के हिसाब से आ रहा है। तो लोगों के दिमाग में एक मेजर क्वेश्चन आना तो जायज है कि क्या अब बाजार यहां से चढ़ सकता है। और ये क्वेश्चन हम डेटा के साथ एनालाइज करेंगे, साथ में देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है, क्या रिस्क मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, किसके पर्सपेक्टिव से, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे चीजें बनते दिख रही हैं इस समय पे बाजार के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस ईरान वॉर से। अगर आप देखोगे यूएस और ईरान वॉर के अंदर वापस से समझौता हो गया कि चलो थोड़ी देर के लिए जो अटैक है इसको रोक दिया जाता है। कुछ टाइम पहले ही यहां पर दोबारा जो वॉर थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिर भी जो शिप्स थी वो पास होते हुए दिख रही थी। ऑफिशियली बोला जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया गया, लेकिन मैप के अंदर दिख रहा था कि जो शिप है वो निकल पा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसका मतलब क्या था कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस था वो गिरना शुरू हो गया, और आज की डेट के अंदर $72 पर बैरल के हिसाब से गिर गया, जो कि एक टाइम पे $110 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था हमें। ओवरऑल लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो जब भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस गिरना शुरू होता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये ऊपर होता है, और एवरेज $60 पर बैरल के आसपास अगर ये आ जाए तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, अब एक सही जोन के अंदर आ चुका है। $72 तक भी काफी टाइम तक सस्टेन किया था, लेकिन फिर भी जो बेस्ट प्राइस है वो हमारा $60 पर बैरल होता है। $60 पर बैरल पे आते ही जो बाजार होगा वो उसको एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से देखेगा। अब यूएस ईरान की जो वॉर है ये कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इस समय पे एक डेटा सामने आया जहां पे 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 97 जो सिटीज है हॉटेस्ट वो इंडिया के अंदर दिख रही हैं, और जो रेगुलर टेम्परेचर है वो 47 डिग्री से 48 डिग्री के आसपास है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास एसी है जैसे कि मेरे पास है, तो मैं खुद को लकी मानता हूं, आपको भी खुद को लकी मानना चाहिए कि भाई आप एसी के अंदर बैठे हुए हो। जो इंसान बाहर घूम रहा है उसके हाल बुरे हैं, सूखा पड़ने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, बारिश हो नहीं रही है। मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक मेजर इंपैक्ट, मतलब खाने पीने के जो दाम है ये बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो ये एक बड़ा खतरा है इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो ये याद रखना। और एसी कूलर नहीं है तो मेरे भाई सेफ तरीके से रहो। इवन इंडिया में नहीं, जर्मनी के अंदर भीड़ लगी हुई है एसी कूलर के लिए। वो पूरा का पूरा जो घर डिजाइन किया जाता है वही गर्मी रखने के लिए कि अंदर हीट जो है वो रहे, बाहर हीट ना जाए, क्योंकि वहां पे नॉर्मली जो मौसम है वो ठंडा रहता है। 40 डिग्री टेम्परेचर होते ही वहां पर हड़कंप मच चुका है एसी और कूलर के लिए। लोग भीड़ लगा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक चला गया है एसी और कूलर जर्मनी में। तो इंडिया के हाल कैसे हैं वो आपको मुझे पता है। सिर्फ 10-20% लोग हैं जो टॉप के जो एसी कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादातर लोग। अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से ये एक नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। मतलब काफी सारे लोगों पे खतरा मंडराने वाला है। काफी सारा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है वो इंपैक्ट होगा। यूरिया के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस इंपैक्ट होगा। मतलब क्या है, जो लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं वो इंपैक्ट होगा, फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है एल नीनो की वजह से। ये जो एल नीनो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट एल नीनोज में से माना जा रहा है इस समय पे। तो ये इंपैक्ट लेके आएगा आपकी इकोनॉमी पे, प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी। जो नॉर्मल इंसान मान लो 9 घंटे काम करता है, उसमें प्रोडक्टिव आवर उसके 3 से 4 घंटे होते हैं, वो प्रोडक्टिव आवर भी गिरने वाले हैं। मतलब क्या है, जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो गिरेंगे, डिमांड जो है वो कम होगी सामान की। ये भी एक दिक्कत है। इसी के साथ साथ जॉब का खतरा भी बना हुआ है। ये एक मेजर दिक्कत पैदा कर रही है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मैं नहीं कह रहा, प्रॉपर डेटा के साथ मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अदर देन दैट, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो सिर्फ 2026 के अंदर ही अगर आप देखोगे अच्छा खासा सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। करीब करीब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो 45,000 करोड़ रुपीस निकाल चुके हैं इंडिया से, वो भी मंथ ऑफ जून में। 2026 के अंदर ये पैसा निकल चुका है मंथ ऑफ जून में 45,000 करोड़। अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा जो पैसा है मंथ ऑन मंथ लेवल पे निकल रहा है, और सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इन्वेस्टिंग है डीआईआईस की, जो कि आपके और
मेरे पैसों से ही होती है, उसके अंदर भी एक गिरावट दिख रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्ट करना कर दिया है थोड़ा सा कम। तो ये एक बड़ा भी रिस्क बनता जा रहा है। मतलब एफआई पैसा निकाल रहा है, डीआईएस के पास अगर पैसा थोड़ा कम होता है, मतलब मार्केट यहाँ पे गिरते हुए दिख सकती है। अब जो मार्क फेबर है ये रेनाउंड इन्वेस्टर हैं और ये मेनली एशियाई मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली जब जब मार्केट के अंदर क्रैश आया है इन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है, और ये कोई रैंडम प्रिडिक्शन नहीं है, प्रिडिक्टर नहीं है जो कि एक बार या दो बार प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को और वो सही हो जाती है, उसके बाद वो प्रिडिक्ट करते रहते हैं, चीज़ें सही नहीं होती। इन्होंने 1995 के अंदर भी जो क्रैश आया था उसको प्रिडिक्ट किया था, 2000.com बबल में भी प्रिडिक्ट किया था, 2007 के अंदर जो क्रैश आया था उसमें भी प्रिडिक्शन करी थी। और जो भी इन्होंने प्रिडिक्शन करी है, अगर इन्होंने 10 बार प्रिडिक्शन करी है तो 7 बार इनकी जो प्रिडिक्शन है वो सही हुई है, और कई बार प्रिडिक्शन में इन्होंने पैसा खोया है, क्योंकि जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो आने में 6 महीने साल भर का टाइम लग जाता है। और प्रिडिक्शन का यही है कि अगर कोई बबल, कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो वो कब फटेगी किसी को नहीं पता, बट हाँ उसके साइन दिखने, अर्ली सिग्नल दिखने शुरू हो जाते हैं। सो इनका कहना है कि इंडिया की जो मार्केट है वो दोबारा 20% गिर सकती है। अब 20% गिरने का क्या मतलब है कि प्राइस करेक्शन होगा? नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। जब भी हम बात करते हैं ना बाजार में क्रैश आ सकता है, तो बाजार में देखो दो तरीके के क्रैश होते हैं। सबसे पहला जो क्रैश होता है वो होता है प्राइस करेक्शन। अगर आप रिसेंट देखोगे तो भाई करीब करीब 9% का प्राइस करेक्शन हुआ। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाई से करेक्शन था वो 15% तक हो सकता था, ठीक है। अब यहां पर दो तरीके के जो करेक्शन है वो चल रहे हैं। पहला करेक्शन चल रहा है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब क्या है? लास्ट जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो सितंबर 2024 के अंदर बनाया था, और आज तक ये जो करेक्शन है ये होल्ड कर रहा है, ये कभी भी टूटा नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि करीब करीब 2 साल होने वाले हैं, ठीक है, जहां पर 0 पैसा बना है ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करें। और अगर हम बात करें उससे भी पहले अप्रैल 2024 के अंदर जो प्राइस था वो आपको रिसेंटली यहां पर आता हुआ दिखा था। अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हो चुके हैं टाइम करेक्शन होते हुए, और 2 इयर्स से ही प्राइस करेक्शन भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 20% गिरने की, तो मैं ये मान सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, मेरी हाइपोथेसिस नहीं है, इनकी है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि मान लो जो निफ्टी है वो 20,000 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। और या फिर अगर ये 20,000 के लेवल पे आता हुआ नहीं दिखता तो इस सिचुएशन के अंदर ये आने वाले एक आधी साल तक और इस वाले जोन के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहेगा। तो ये सिचुएशन होते हुए दिख सकती है। एशिया मार्केट के अंदर मार्क जो है ये नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो प्रिडिक्शन है, सुन लो समझ लो, सुनने समझने में तो कोई कुछ लेकर के नहीं जा रहा, करना वही है जो हमें अपने हिसाब से करना है। क्योंकि देखो जब क्रैश की बात होती है तो यहां पर भी ना ये क्रैश हर किसी के लिए इंप्लीमेंट नहीं होता, किसी के लिए ये क्रैश होता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं आगे। लेकिन जो मार्क का कहना है कि भाई क्रैश आ सकता है तो इसके लिए प्रिपेयर करो, तो हमने अभी 2 से 3 चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। अब बात करते हैं 3 मेन फैक्टर के ऊपर, और ये 3 चीज आप अगर समझ गए तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो का सार समझ जाओगे, मार्केट का सार समझ जाओगे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत है। सबसे पहले समझो, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। पहले इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म का मतलब है आज से 3 साल, ठीक है, आज से 3 साल की बात करो, पिछले 3 साल की नहीं। अगर पिछले 3 साल को, पिछले 2 साल को इंक्लूड करूंगा तो एटलीस्ट 5 साल। जब भी कोई इन्वेस्टर बाजार में आता है तो एटलीस्ट 5 साल का टाइम पीरियड लेकर के उसको आना चाहिए। 5 साल का टाइम पीरियड कैसे निकला? ये कोई रैंडम नंबर है क्योंकि 2 साल से बाजार नहीं चल रहा है इसलिए कह रहा हूं मैं? नहीं नहीं, देखो आप कभी भी उठा करके देखो, जो बाजार है, हमारा जो बाजार है, मान लो इस वाले कंसोलिडेशन पे मान लेते, इस वाले ऑल टाइम हाई को मान लेते, ठीक है, जो कि 2015 में आया था। 2015 के बाद जो वापस हमारा बाजार था 2020 में, वो सेम प्राइस के आसपास आता हुआ दिखा था, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स के साथ, ठीक है। अब बोलो यार ये तो कोविड का टाइम था, मैं बोलूंगा चलो ठीक है, मैं और पीछे लेकर के चलता हूं आपको, ठीक है। जब कंसोलिडेशन आया था एक बुल रन के बाद, ये वाला है 2010 का, 2010 से लेकर के वापस से आप देखोगे 2016 तक कोई रिटर्न्स नहीं बने थे, अगर किसी ने ऑल टाइम हाई के आसपास इन्वेस्ट किया था उस समय पे तो, ठीक है। आप बोलोगे यार बॉटम से पकड़ लो, बॉटम से भी पकड़ लोगे तो भी 5 साल के अंदर से 49% के आसपास के रिटर्न्स बने थे 5 साल के अंदर, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे ना तो 5 साल जो होता है ये एक सेफ एरिया होता है लार्ज कैप के लिए, 6 से 7 साल एक सेफ एरिया होता है स्मॉल कैप के लिए, ठीक है। तो ये 2 साल आपको पकड़ के चलने चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इतना टाइम आपको रखना चाहिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट तब आपको मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि भाई लेस देन आपके पास 3 साल का टाइम पीरियड है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर ये जो स्विंग का गेम चल रहा है ना, ये मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस बनाएगा। मतलब क्या है? सबसे पहले कैश पर बैठो, ठीक है। बेच करके भागोगे कोई फायदा नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिलने नहीं वाला बैंक के अंदर। कैश रख के भी क्या करोगे? वो करेंसी के टर्म्स के अंदर, इन्फ्लेशन के टर्म्स के अंदर
बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ग्रो तो करना पड़ेगा पैसे को, अदरवाइज बैंक में रखने से कुछ नहीं होने वाला। जब जब ऐसे क्रैश आते हैं, सपोज करो वापस से जो प्राइस है 23,000 के आसपास आ जाए और एक स्विंग मिल जाए हमें 13% के आसपास की स्विंग मिल सकती है। ये मैं इंडेक्स के लेवल पे बता रहा हूँ, ये आप स्टॉक के लेवल पर भी कर सकते हो। काफी सारे स्टॉक हैं जो कि ऐसे कंसोलिडेशन के अंदर चल रहे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ जो मैं अपनी मेंबर कम्युनिटी में काफी बार पोस्ट करता रहता हूँ, वो है मेरा चोलामंडलम का। चोलामंडलम एक ऐसा स्टॉक है जो चला नहीं, अगर आप देखोगे ना चला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चला नहीं है ये बिल्कुल भी। लेकिन लेकिन लास्ट 1 साल के अंदर इस भाई ने इतना ऊपर नीचे करा, इतना ऊपर नीचे करा, इतना ऊपर नीचे करा, इतना ऊपर नीचे करा है कि मेरे को तो इसी में ही मजा आने लग गया। अभी जब बाजार में गिरावट थी, लोग बोल रहे थे भाई पैसे नहीं बन रहे। मैं कह रहा हूँ कैसे पैसे नहीं बन रहे, आप अगर एवरेज भी करते हो तो 22% का स्विंग है भाई चोला के अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसी कंसोलिडेशन मार्केट देखनी पड़ेगी शॉर्ट टर्म, अगर 3 साल से कम का टाइम है तो ये करो। अगर आप करना चाहते हो तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रूल फॉलो करना होता है कि भाई जब आपको दिख जाए कि अब चीजें खराब हो गई हैं तो सेल करो और आगे बढ़ो। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर फंस सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है कि देखो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इस समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इमरजेंसी फंड, EF, इमरजेंसी फंड बना करके चलो। बाजार के अंदर कब क्रैश आएगा, कितना डीप क्रैश आएगा ये नहीं पता। तो अगर आप एक अच्छे स्टॉक में हो, स्विंग भी लेने की कोशिश कर रहे हो और एकदम से 20% का क्रैश आ जाए, वैसे तो लोअर सर्किट लगेगा तो 20% शायद ना गिरे, बट हाइपोथेटिकली अगर गिर जाए तो आपके पास होल्ड करने की पावर हो। एक होल्डिंग पावर ऐसी चीज होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। सो इमरजेंसी फंड बना लो। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बना रहे इस समय पे, इमरजेंसी फंड का मतलब है जो भी आपके खर्चे हैं उसके 6 से 10 महीने के पैसे FD में रखो, डेट फंड में रखो, कुछ भी करो, लेकिन ये हैंडी होने चाहिए कि भाई कोई दिक्कत परेशानी हो, बाजार गिर गया, जॉब चली गई, और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे IT के अंदर काफी सारी जॉब इस समय पे मिल नहीं रही है लोगों को, तो कोई भी दिक्कत होती है तो इस सिचुएशन से आप डील कर पाओ। एकदम से स्टॉक्स बेचने की जरूरत ना पड़े, म्यूचुअल फंड्स बेचने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि भाई जॉब भी चली गई या पैसे नहीं है या सैलरी आने में डिले हो रहा है या कोई भी दिक्कत हो रही है और आप एग्जिट करो लॉस के अंदर। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म में तो देखो लॉस और प्रॉफिट होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो इमरजेंसी फंड बना के चलो। देखो डरने की बात नहीं है यार। अगर आप, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि देखो स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं यार पैसा नहीं बनता, पैसा नहीं बनता, पैसा नहीं बनता। मैं कहता हूँ नहीं बनता भाई, नहीं बनता उनका नहीं बनता जिनको समझ नहीं आती चीजें। ठीक है, अब जैसे कोई वीडियो है, जैसे सपोज करो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, जेनरिक वीडियोस हैं। जेनरिक वीडियोस का क्या मतलब है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग टारगेट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो फिजिबली चीजें कर पाए। 2020 के बाद क्या हुआ, 2020 के बाद सारे घुस गए स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों घुस गए भाई? इजी रैली थी, इजी रैली दिख रही थी, हर इंसान घुसा हुआ है कि हाँ भाई शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता, शेयर बाजार ये जो हर एक चीज कर रहा है। उस समय जब बात कर रहे थे कि भाई खराब आएगा टाइम तो क्या करोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। आज की डेट में कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब टाइम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, खराब टाइम में भी एक अच्छा अल्फा निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो? हर मार्केट अलग अलग होती है। ये मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की थी इस समय पर। ठीक है, बाय एंड होल्ड टाइप की मार्केट थी क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी। मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई इस समय पे। अब मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है। अब बाय एंड होल्ड वाली जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको कोई भी अल्फा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप स्विंग कर लो, बाय एंड होल्ड भी कर लो, स्विंग भी कर लो। तो हर मार्केट में बनता है, हर मार्केट में कुछ ना कुछ बनता है। डिपेंड करता है आप अपनी स्किल कितनी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, वहां पे मैं मैसेज भेजता रहता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया भी पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या है क्या रहा हूँ। सो या इट इज व्हाट इट इज, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ खेलो, बेटर रहेगा। ज्यादा ऑप्शन चेंज, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। और प्लीज वीकेंड के टाइम पे ना, जब फ्राइडे आए तो कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करो कि भाई मंडे देखेंगे। मंडे पोर्टफोलियो तबाह हो रहे हैं लोगों के मंडे को लेकर के। सो मंडे तक कोई भी पोजीशन लेके मत जाना। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।